हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विराट और आपका स्वागत है मेरे चैनल वर्कबुक आंसर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के साइंस के चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर को। सॉरी। A stationary object on which no force is acting remains stationary। मतलब एक स्थिर वस्तु जिस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है वो स्थिर रहती है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब जो जो वस्तु गति में है वो उसी गति से और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती है जब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती है। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब ये न्यूटन का पहला गति विषयक नियम है। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इन फिगर 3.1 a car moves sorry in a figure 3.1 car moves in forward direction when a man applies force from behind। मतलब एक गाड़ी आगे बढ़ रही है जब एक आदमी पीछे से उस पर फोर्स लगा रहा है। A reluctant dog is being pulled by his master and a boy playing football is kicking the ball away। मतलब एक कुत्ता अपने मालिक के द्वारा खींचा जा रहा है और एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है जो फुटबॉल को लात मार रहा है। What do you observe from this? What do you observe from this? मतलब आपको इसमें से क्या समझ में आया? A force acts on two bodies through an interaction between them। मतलब एक फोर्स दो बॉडीज पे एक्ट करती है उनके बीच में जब कोई इंटरेक्शन होता है। As seen in figure 3.2 As seen in figure 3.2, iron nails get attracted to the pole of a magnet. Due to magnetic force, a coconut is falling from the coconut tree. Objects are attracted to the earth due to the force of gravity। मतलब एक नारियल के झाड़ से गिर रहा है और वस्तुएं पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से। When a comb gets rubbed against hair, small pieces of paper kept on a table get attracted to the comb। मतलब हम जब एक कंघी बालों में खींचते हैं पेपर के छोटे छोटे टुकड़े टेबल पे रखे हुए हम कंघी की तरफ आकर्षित होते हैं। The comb has an electrostatic charge and there is an induced opposite charge on the pieces of paper and the pieces stick to the comb। मतलब जब सॉरी द कंघी के पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है और वहाँ एक और इंड्यूस्ड ऑपोजिट चार्ज जो पेपर के पीसेस में है जिसकी वजह से पेपर के पीसेस कंघी में चिपक जाते हैं। In figure 3.1, a force is seen to act through direct contact of the objects or via one more object। Such a force is called contact force। मतलब एक फोर्स जो हमें एक्ट करती दिखाई देती है दो ऑब्जेक्ट पर
जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है या तो कोई किसी वस्तु द्वारा कांटेक्ट होता है, उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एक मिनट, सॉरी। Such a force is called contact force. हम उस फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। In figure 3.2, a force is applied between two objects, even if the two objects are not in contact. Such a force is called a non-contact force. मतलब एक फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो भी उस फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल में दिखाया गया है, एक मैग्नेट है, किरण उससे दूर पड़ी है तो भी वो उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। Muscular force is an example of contact force and is applied to objects with the help of our muscles. स्नायु बल एक एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स का, जो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है हमारे स्नायु की मदद से। ये दूसरे केसेस में भी अप्लाई होती है, जैसे कि उठाना, धक्का मारना, खींचना। ऑन द कॉन्ट्री, जब भी फोर्सेस लाइक मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स act without a contact, जब भी चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और electrostatic force act without a contact. Therefore, these are the example of non-contact forces. मतलब ये एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के। When a ball is kept on the table and pushed a little, it moves ahead and gets slow and stops. जब एक बॉल टेबल पे रखी होती है और हमें उसे थोड़ा धक्का मारते हैं, वो थोड़ी आगे जाती है, बाद में स्लो हो जाती है और रुक जाती है। A car running on a plain road travels some distance and stops after the engine is switched off. एक गाड़ी जो प्लेन रोड पे चल रही है, थोड़ी आगे जाती है और रुक जाती है इंजन स्विच ऑफ होने के बाद। This is because of the force of friction between the ground surface and the object in motion. ये घर्षण बल जमीन के मतलब ये गतिमान वस्तु और घर्षण बल के वजह से होता है। In the absence of frictional force, the object would have remained in motion. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होने के कारण the object would have remained in motion, मतलब वस्तु को गतिमान रहना चाहिए था। Frictional force is very useful in daily life. घर्षण बल हमारी जिंदगी में बहुत काम की चीज़ है। While walking, we push the ground behind our feet. मतलब हम चलते समय जमीन को हमारे पग के पीछे धकेलते हैं। In the absence of friction, we will slip and will not able to be walk. मतलब अगर घर्षण बल नहीं होगा, हम फिसल जाएंगे और चल नहीं पाएंगे। All the objects in motion have a frictional force acting on them, which is acting in the direction opposite to the direction of motion. मतलब सभी गतिमान वस्तुओं पर घर्षण बल काम करता है, जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, गति की दिशा की ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब गाड़ी अगर आगे जा रही होती है, जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके उल्टी तरफ ऐसे काम कर रही होती है। You must have seen that.
You must have seen that one tends to sleep on a banana peel on the street. मतलब आपने किसी को केले की छिलके की वजह से रास्ते पे गिरते हुए देखा होगा. Similarly, one can slip due to mud. हम कभी शायद मिट्टी की वजह से भी फिसल सकते हैं. Both these examples occur due to reduced friction. ये दोनों एग्जाम्पल होते हैं घर्षण बल कम होने के कारण. Try this. ये कीजिए. Take two plastic bottles with rectangular shape. मतलब दो प्लास्टिक बोतल लीजिए जो रेक्टेंगुलर शेप की हो, मतलब ऐसा आकार की हो. उसके ढक्कन बंद कीजिए टाइटली. Sorry, close the openings by fitting the lids tightly. Keep two small bar magnets on them and fix them neatly using a sticking tape. दो बार मैग्नेट लीजिए और उस पे टेप की मदद से चिपका दीजिए. Fill a big plastic tray with water and leave the two bottles floating with magnets at the top. एक बड़े से प्लास्टिक के बर्तन को भरिए और उसमें दो बोतल जो हमने ली थी उसको तैरता हुआ छोड़ दीजिए मैग्नेट को ऊपर रख के. Take one bottle near the other. दूसरे बॉटल को पहली बॉटल के बाजू में लाइए. If the north pole of the magnet is near the south pole of the other magnet, the bottles will head towards each other. मतलब अगर मैग्नेट का उत्तर ध्रुव दूसरे मैग्नेट के साउथ ध्रुव के नजीक है, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव के नजीक है, दक्षिण ध्रुव के नजीक है, तो दोनों बॉटल अपने एक दूसरे के तरफ आकर्षित होगी. Because unlike poles attract each other. मतलब अलग ध्रुव अपने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. Observe what will happen when the direction of the bottles are changed. We can observe change in the motion. अब देखो जब हम बोतल की डायरेक्शन को चेंज करते हैं हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके मोशन गति में बदलाव. हम उनकी गति में बदलाव देख सकते हैं. Of the bottles without any direct contact. मतलब हम उनकी गति में बदलाव देख सकते हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट के बिना. This means that there exists a non-contact force between the two magnets. यह साबित करता है कि वहाँ एक non-contact force अस्तित्व में है दो मैग्नेट चुंबक के बीच में. Balanced and unbalanced force. Take a cardboard box, tie thick string to its two sides and keep it on a smooth table, as shown in figure 3.4. एक पुठे का बॉक्स लीजिए, जाड़ा धागा उसकी दोनों साइड में बांधिए और उसे एक स्मूथ टेबल पे रखिए जो जैसे फिगर 3.4 में दिखाया गया है. धागे लीजिए और दोनों साइड्स के टेबल की दोनों साइड पे लटका दीजिए और वहाँ टाइट वेइंग पेन्स ऑफ इक्वल मासेस टू द टू एंड्स. मतलब तराजू के दो पलड़े लीजिए और दोनों बाजू टेबल की दोनों बाजू दोनों धागे में लटका दीजिए. दोनों पलड़े में keep equal masses in both the pens. दोनों पलड़े में सेम वजन रखिए. The box does not move on the table. The box टेबल पे नहीं हिलता. If more mass is kept in one of the pens,
then in the other. The box starts moving in the direction of that pen. मतलब अगर हम किसी पलड़े में ज़्यादा वजन रखे देंगे दूसरे से ज़्यादा, तो बॉक्स उस ज़्यादा वजन वाले पलड़े के तरफ जाने लगेगा. Equal gravitational force acts on the both the pens when equal masses are kept in them. मतलब समान गुरुत्वीय बल दोनों पलड़ों पे काम करता है जब उनमें समान वजन रखा जाता है. This means balanced forces act on the box. यह साबित करता है कि बैलेंस्ड फोर्स बॉक्स पे काम कर रही है with effective force equal to zero as these are acting in opposite direction. जो इफेक्टिव फोर्स जो ज़ीरो के बराबर होती है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है. On the contrary, जब भी if more mass is kept in one pen than in the other, the box starts moving in the direction of the pen with more mass. जब भी अगर हम ज़्यादा वजन किसी पलड़े में रख दें तो बॉक्स ज़्यादा पलड़े वाले ज़्यादा वजन वाला पलड़े की तरफ जाने लगेगा. When unequal forces are applied to the box on the two sides, an unbalanced force acts on the box, resulting in imparting motion to the box. मतलब जब असमान बल बॉक्स के दोनों तरफ अप्लाई होता है तो अनबैलेंस फोर्स बॉक्स पे अप्लाई होती है जो बॉक्स की गति का कारण बनती है. Children playing tug of war pull the rope in their respective direction. मतलब बच्चे जो दौड़ा खींच खेले होते हैं वो दोनों साइड से दोई खींच रहे होते हैं. If the pull of the force is equal to on the two sides, the rope does not move. अगर दोनों साइड से समान बल लगा है तो दोई रस्सी नहीं हिलेगी. If the force is more on one side, the rope moves in that direction. किसी जगह अगर बल ज़्यादा लगा तो रस्सी उस तरफ जाने लगेगी. This means that initially the two forces are balanced. मतलब यह साबित करता है पहले दोनों जगह बल सेम था मतलब बैलेंस था. The rope moves in the direction of the higher force when the force becomes unbalanced. रस्सी जहाँ ज़्यादा फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में जाने लगती है जब फोर्स unbalanced हो जाती है. Let us see one more example. When big gun storage container is required to slide on the ground, it becomes easier if two persons push it rather than one person. चलो हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं. जब बड़े स्टोरेज कंटेनर को हमें ज़मीन से कहीं ले जाना होता है तब वो आसान हो जाता है अगर हम दो आदमी धक्का लगाए एक आदमी की जगह. When the force is applied by both in the same direction, the movement is easy. मतलब जब फोर्स दोनों आदमी एक जगह लगाते एक डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसकी मूवमेंट आसान हो जाती है. You may have experienced this. आपने शायद ये महसूस किया होगा. What do we understand from this example? हमने इस एग्जाम्पल से क्या समझा? If several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to the addition acts on an object. मतलब
अगर एक से ज़्यादा फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन में लगती है तो फोर्स उन दोनों की फोर्स के एडिशन के बराबर उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है। इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, a force equal to the difference x on the object। अगर दो फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे अलग अलग जगह मतलब उल्टे डायरेक्शन में लगाए जाए तो फोर्स इक्वल टू द डिफरेंस एक्स ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब उन दोनों फोर्स के बीच में जितना डिफरेंस होता है वो ऑब्जेक्ट पे काम करेगी। A force is expressed in magnitude and direction. A force is a vector quantity। मतलब ए फोर्स हम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब हम दिशा और बल, फोर्स को हम बल और दिशा की मदद से मापते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। If more than one force are acting on the body, then the effect on the body is due to the net force। मतलब अगर एक से ज़्यादा फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है तो बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है नेट फोर्स की वजह से। Sorry. When a force is applied on a stationary object, it moves। अगर हम सी वस्तु पे फोर्स लगाए तो वो हिलती है। Its speed and direction change, उसकी गति और दिशा बदलती है। Similarly, a force is required to stop an object in motion। मतलब हमें फोर्स की जरूरत एक ऑब्जेक्ट को रोकने में भी जरूरत पड़ती है, गतिमान वस्तु को रोकने के लिए। An object can change its shape due to force। मतलब हम वस्तु का आकार भी फोर्स की मदद से बदल सकते हैं। While kneading a dough made from flour, the dough changes its shape when the force is applied। मतलब हम आटा बुनती समय आटे का आकार बदलता है जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। A potter applies a force in a specific direction while shaping the pot। मतलब जो कुम्हार होता है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है मटका बनाने के लिए। रबर बैंड when state expands, there are many such examples। मतलब रबर बैंड को हम जब खींचते हैं वो लंबा होता है, ऐसे कई एग्जाम्पल है। इनर्शिया मतलब जड़त्व। We have seen that an object changes its state of motion due to force। हमने देखा है कि वो वस्तु अपनी गति में आता है फोर्स की वजह से। In the absence of a force, object exhibit a tendency to remain in the existing state of motion। फोर्स की एब्सेंस में ऑब्जेक्ट एक टेंडेंसी एग्जिबिट करता है उसी स्थिति में रहने की। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। एक्टिविटी 1, टेक अ पोस्ट कार्ड एंड कीप इट ऑन द ग्लास। मतलब एक पोस्ट कार्ड लीजिए और उसे ग्लास पर रखिए। कीप अ 5 रुपी कॉइन ऑन इट, और उस पर 5 रुपये का सिक्का रखें। नाउ स्किलफुली पुश द कार्ड। अब ध्यान से कार्ड को धक्का मारिए। द कॉइन स्ट्रेट अवे फॉल्स इन द ग्लास। हैव यू एवर डन दिस? मतलब कॉइन सीधा ग्लास में गिरेगा।
आपने कभी ये किया है? एक्टिविटी 2, hang a half hang a half a kg mass to a stand with a string। मतलब आधे किलो वजन का आधे किलो की कोई भी चीज स्टैंड में धागे की मदद से स्ट्रिंग वन मतलब धागे एक की मदद से लटकाए। Tie another string two to the mast and keep it hanging। मतलब एक दूसरा धागा लीजिए और वस्तु के नीचे बांध दीजिए। The string two backs out the now pull the string two with a jerk। The string two backs but the mast does not fall। मतलब अब दूसरे धागे को जो नीचे लटकाया था उसको जोर से खींचे तो धागा टूट जाएगा मगर वजन नहीं गिरेगा। Heavy mass does not move, वजन हिलेगा भी नहीं। Now pull the string through slowly। The string on backs and the mass fall down। मतलब अगर हम दूसरे धागे को अगर धीरे से खींचे तो पहला धागा जो लटकाया था वो टूट जाएगा और वजन नीचे गिर जाएगा। This is because of the tension developed in the string 2 due to the mass। मतलब ये वो फोर्स के कारण हुआ जो हमने स्ट्रिंग 2 पे लगाया था। Always remember, हमेशा याद। The tendency of an object to remain in its existing state is called its inertia। मतलब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी उसी स्टेट में रहने को एक ऑब्जेक्ट की उसी स्टेट में रहने की टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। This is why an object in the stationary state remains in the same state and an object in motion remains in the state of motion in the absence of an external force। इसलिए स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है और एक गतिमान वस्तु गतिमान ही रहती है अगर हम उस पर कोई बाह्य फोर्स न लगाए। Types of inertia ज़्यादा तो के प्रकार। Inertia of the state of rest मतलब state of rest का ज़्यादा तो an object in the state of rest cannot change in state of rest due to its inherent property। This property is called the inertia of state of rest। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो जैसा है उसकी वो स्थिति नहीं बदलेगी उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से। उस प्रॉपर्टी को हम inertia of state of rest कहते हैं। Inertia of motion, the inherent property of an object due to which its state of motion cannot change। मतलब उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलेगी which is called its inertia of motion। For example, a revolving electric fan continues to revolve even after it is switched off। मतलब एक इलेक्ट्रिक फैन जो घूमता ही रहता है बंद करने के बाद भी। Passengers sitting in the running bus gets a jerk in the forward direction if the bus suddenly stop। मतलब अगर कोई यात्री बस में बैठा है और बस अचानक रुक जाए तो पैसेंजर्स आगे गिर जाते हैं। Directional inertia, the inherent property of an object due to which the object cannot change the direction of its motion, is called an directional inertia। For example, if a vehicle in motion along a straight line suddenly turns, the passengers sitting in are thrown opposite to the direction of turning। मतलब ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन नहीं बदल सकता। इट इज कॉल्ड मतलब उसको हम डायरेक्शनल इनर्शिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर
एक गाड़ी सीधी लाइन में जा रही है और अचानक वो टर्न ले ले, तो उसमें जो पैसेंजर बैठे हैं वो उल्टी दिशा में गिरेंगे। तो टर्न लेने की दिशा से, सॉरी, टर्न लेने की दिशा के उल्टी दिशा में वो बढ़ेंगे, गिरेंगे। इन हैंड का मतलब होता है, मतलब हम उस पर अगर बाहर से फोर्स न लगाए तो उसकी उसकी जो स्थिति है वो नहीं बदलेगी। Pressure. You must have observed the tires of two-wheelers and four-wheelers getting pressurized. मतलब आपने दो व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी के टायर को प्रेशराइज्ड होते हुए देखा होगा। The air filling machine has a pressure indicating dial or digital meter showing the digital reading of pressure. मतलब हवा भरने की जो मशीन होती है उसमें एक प्रेशर दिखाता हुआ डायल या तो एक डिजिटल मीटर होगा जो डिजिटल रीडिंग प्रेशर की दिखाता है। The machines fill the pressure to a certain value. मतलब वो मशीन हवा एक प्रेशर में भरती है, एक वैल्यू में। The machine fills the pressure to a certain value. मतलब वो मशीन हवा एक वैल्यू में भरती है। You are aware that a force has to be applied for filling air in the bicycle tire with a hand pump. आपको पता होगा कि फोर्स अप्लाई होती है हवा भरते समय, टायर में हवा भरते समय फोर्स अप्लाई होती है एक हैंड पंप द्वारा। हम अगर उस पर फोर्स लगाए तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है एंड देन द एयर इज पुश्ड इनटू टायर। मतलब और तभी हवा टायर में जाती है। आर फोर्स एंड प्रेशर का रिलेटेड, मतलब फोर्स और प्रेशर रिलेटेड है, संबंधित है। Take some sharp pointed nails and push them into a wooden plank by hammering on the heads. Now take a nail and hold it with its head on the plank and hammer it down from the pointed end. मतलब एक धारदार कील लीजिए और उसे एक लकड़ी के टुकड़े में उसके सिर पे मार के अंदर डालिए। अब एक दूसरी कील लीजिए और उसको अपने सिर से पकड़ के उसके पॉइंटेड, नीचे के जो पॉइंटेड भाग होता है उसमें हथौड़ा मार के उसे अंदर डालने की कोशिश कीजिए। When pressing the drawing pins into the drawing board, they get into the board easily. मतलब हम जब ड्राइंग पिंस को ड्राइंग बोर्ड में फंसाते हैं तो वो बोर्ड में इजीली चली जाती है। By applying a force using your thumb, one can push the pins into the board. मतलब अगर हम उस पिंस पे हमने अंगूठे से भी बल लगाए तो पिन बोर्ड में चली जाएगी। On the contrary, मतलब जब भी while pressing the ordinary pins into the board with the thumb may get hurt. जब भी अगर हम सामान्य पिंस को बोर्ड में अंगूठे से डालने की कोशिश करें तो अंगूठे को लग भी सकता है। What does this simple experiment is? मतलब ये सिंपल एक्सपेरिमेंट हमें क्या कहता है? The nail is painted into wood from its pointed end. मतलब एक कील अपने एंड के पॉइंटेड एंड के मदद से लकड़ी में चली जाती है। From this you will notice that when a force is applied on the head of a nail, it is easy to hammer it into a plank. मतलब आप नोटिस करेंगे जब हम फोर्स कील के ऊपर के भाग में लगाते हैं तो
उसे लकड़ी में डालने क्या लकड़ी में डालने में आसानी होती है। The force is exerted perpendicularly on the unit area is called pressure. मतलब हम जब फोर्स कोई एक स्पेसिफिक एरिया पे लगाते हैं उसे हम प्रेशर कहते हैं। जैसे कि ये है कील और ये है उसका एंड। अगर हम इसकी मदद से इस इतने एरिया पे अगर फोर्स लगाए तब उसे हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ऑन द विच द फोर्स इज अप्लाइड। मतलब बल अगर उसे हम एरिया से भागे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। मतलब एरिया जैसे कि ये कील तो ये उसका एरिया है, वो जितना भी होगा उसे हम फोर्स से डिवाइड करना होगा। फोर्स को हमें उस एरिया से डिवाइड करना होगा जिसमें हमने फोर्स लगाया। Presently, we are considering only the force acting on the area in the direction perpendicular to it. अभी हम सिर्फ फोर्स एक एरिया पे जो एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन को परपेंडिकुलर रखा है। यूनिट ऑफ प्रेशर द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। मतलब एन मतलब फोर्स का एसआई यूनिट अभी न्यूटन, जिसको एन कैपिटल लेटर एन से डिनोट किया जाता है। एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। Therefore, the SI unit of pressure is Newton per meter square। और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं। Therefore, न्यूटन प्रेशर का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। It is known as Pascal in atmosphere science। मतलब इसे पास्कल के नाम से भी जाना जाता है एटमॉस्फेरिक साइंस में। द यूनिट फॉर प्रेशर इज बार। 1 bar is equal to 10 as 5 पास्कल। मतलब प्रेशर का यूनिट बार में एक बार होता है जो 10 as 5 पास्कल के बराबर होता है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब if area increases pressure reduces force the same force। अगर एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है उसी फोर्स में। अगर एरिया कम हो जाता है if the area decreases the pressure increases for the same force। मतलब अगर हम एरिया कम कर दें तो प्रेशर बढ़ जाता है उसी फोर्स में। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू नेचुरल अडेप्शन द बॉटम सर्फेसिस ऑफ कैमल्स फीट आर बोर्ड। मतलब नेचुरल अडेप्टेशन के कारण जो ऊंट के पैर होते हैं वो बड़े होते हैं। Hence, the camel's weight is exerted on a large area and the pressure on the sand is reduced। इसलिए ऊंट का वजन लंबे एरिया में डिवाइड हो जाता है और मिट्टी पर प्रेशर कम पड़ता है। इसकी वजह से ऊंट This is why the camel's feet do not penetrate into the sand and it becomes easy to walk। इसलिए ऊंट के पैर जमीन में रेत में धंस नहीं जाते और उनको चलने में आसानी होती है। प्रेशर ऑन सॉलिड घन पे बल। एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन एयर। मतलब एयर प्रेशर सभी वस्तुओं पे जो हवा में रखे हो उस पे पड़ता है। When a weight is kept on a solid, pressure is exerted on it। मतलब अब वजन किसी सॉलिड चीज पर रखे उस पे भी प्रेशर पड़ता है। This pressure depends on the value of the weight and the contact area between the two।
मतलब ये प्रेशर डिपेंड करता है उन वस्तु के वजन और एरिया जिस पे फोर्स पड़ रहा है। Pressure of liquid. Activity 1. Take a plastic bottle. Take a 10 centimeter long piece of glass tube on which a rubber balloon can be fitted. एक प्लास्टिक बोतल लीजिए और एक 10 सेंटीमीटर लंबी ग्लास की ट्यूब जिसमें एक बलून फिट हो सके वो लीजिए। Warm off one end of the glass tube and gently push in the bottle at about 5 centimeters from the bottom. मतलब किसी भी एक एक मिनट मतलब ग्लास ट्यूब के किसी भी एक कोने को गर्म कीजिए और उसे 5 सेंटीमीटर तक बॉटल में अंदर डाल दीजिए। वाटर लीकेज ना हो इसके लिए to avoid water leakage, apply molten wax on the side of the glass tube. वाटर लीकेज ना हो इसलिए हम उस पे पिघली हुई मोम उसके ग्लास ट्यूब की साइड में लगा दिए। Now fill water slowly in the bottle and see how balloon inflates. मतलब अब धीरे धीरे पानी भरिए और देखिए बलून कैसे फूलता है। What is observed? क्या समझ में आया? The pressure of water acts on the side of the bottle as well. मतलब पानी का प्रेशर बॉटल की साइड में भी एक्ट करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका लेक्चर 2 हम बाद में डालेंगे, जल्द से जल्द डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।